हेलो एवरीवन। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस का यूनिट 4 रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को वन शॉट में डिस्कस करेंगे। फॉर्म्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। फ्री ट्रेड एरिया। इन दिस फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन all tariffs, quotas and non-tariff barriers to trade are eliminated between member countries। इसका मतलब है फ्री ट्रेड एरिया इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का एक ऐसा रूप है जहां मेंबर देशों के बीच व्यापार यानी ट्रेड पर कोई बंदिश नहीं होती। इसका मतलब है कि जो देश इस ग्रुप का हिस्सा है वो आपस में सामान बेचते और खरीदते हैं और उसके वक्त कोई टैरिफ, कोटा या नॉन टैरिफ बैरियर्स का इस्तेमाल नहीं करते। की कैरेक्टरिस्टिक्स। while members trade freely with each other, each member country retains its own independent trade policies regarding non-member countries। इसका मतलब है मेंबर देशों के बीच तो ट्रेड बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन हर देश के पास ये आज़ादी होती है कि वो उन देशों के लिए अपनी अलग ट्रेड पॉलिसी रखे जो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। मान लीजिए देश ए और बी फ्री ट्रेड एरिया में है, तो वो आपस में भी टैक्स के ट्रेड करेंगे, बिना टैक्स का ट्रेड करेंगे। पर ए किसी तीसरी देश यानी सी पर अपनी मर्जी से टैक्स लगा सकता है क्योंकि वो मेंबर नहीं है उसके साथ। रेगुलेशन। टू प्रिवेंट ट्रेड डिफ्लेक्शन where outside goods enter the area through the country with the lowest external tariffs, members agree upon common rules of origin। इसका मतलब है फ्री ट्रेड एरिया में एक डर होता है जिसे ट्रेड डिफ्लेक्शन कहते हैं। ये तब होता है जब कोई बाहर का देश अपना सामान उस मेंबर देश के रास्ते भेजता है जहां सबसे कम टैक्स लगता है। इसे रोकने के लिए मेंबर देश आपस में कॉमन रूल्स ऑफ ओरिजिन तय करते हैं, जो ये पक्का करता है कि टैक्स में छूट सिर्फ उन्हीं चीजों को मिले जो असलियत में मेंबर देशों में बनी है। इसका एग्जाम्पल है द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा। सिंपल वर्ड्स में फ्री ट्रेड एरिया एक दोस्ती की तरह है जहां दोस्त आपस में बिना किसी टैक्स के सामान लेते देते हैं, पर वो दोस्ती से बाहर वाले लोगों के साथ अपने अलग अलग नियम बना सकते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना होता है कि कोई बाहर वाला इस दोस्ती का गलत फायदा ना उठाए। कस्टम यूनियंस। A custom union extends the principles of a free trade। इसका मतलब है कस्टम यूनियन असल में फ्री ट्रेड एरिया का ही एक बड़ा और बेहतर रूप है। इसमें फ्री ट्रेड एरिया के सारे फायदे तो होते हैं, पर साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण नियम जुड़ जाता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स। इन एडिशन टू फ्री ट्रेड अमंग मेंबर्स, द मेंबर nations adopt common trade policies towards non-member countries। इसका मतलब है फ्री ट्रेड एरिया में हर देश बाहर वालों के लिए अपने अलग अलग पॉलिसी रखता है, लेकिन कस्टम यूनियंस में ऐसा नहीं होता। इसमें सारे मेंबर देश मिलके एक कॉमन ट्रेड पॉलिसी अपनाते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई बाहर का देश नॉन मेंबर इस ग्रुप को सामान बेचता है तो उसे हर मेंबर देश में एक जैसा ही टैक्स यानी टैरिफ देना पड़ेगा। बेनिफिट। दिस हार्मोनाइजेस कमर्शियल पॉलिसीज एंड अलाउस फॉर इंटीग्रेटेड ट्रेड प्लानिंग रिगार्डिंग नॉन मेंबर्स। इसका मतलब है इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कमर्शियल पॉलिसीज में एक रूपता यानी हार्मनी आती है। जब सारे देशों के नियम एक जैसे होते हैं तो ट्रेड प्लानिंग करना बहुत आसान हो जाता है और मेंबर देशों के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता। सिंपल वर्ड्स में कस्टम यूनियन का मतलब है एक ही दुकान और एक ही रेट। मेंबर देश आपस में तो फ्री ट्रेड करते हैं, पर बाहर वालों के लिए भी उनका एक ही नियम और एक ही टैक्स होता है। इससे पूरे ग्रुप की ताकत बढ़ जाती है और व्यापार में कोई उलझन नहीं रहती। फिर आता है कॉमन मार्केट।
This level of integration goes beyond a custom union by removing barriers to the movement of factors of production. इसका मतलब है कॉमन मार्केट असल में कस्टम यूनियन से एक कदम आगे की चीज है, जहां पहले के लेवल्स में सिर्फ सामान के आने जाने पर छूट थी। कॉमन मार्केट में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन के रास्ते भी सारी रुकावटें हटा दी जाती हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स, इट परमिट्स अनरिस्ट्रिक्टेड cross-border movements of capital, labor, services, delivery and technology. इसका मतलब है अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स, आना जाना आजादी से करना। इसमें सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि कैपिटल यानी कि पैसा, लेबर, सर्विसेज यानी सेवाएं और टेक्नोलॉजी भी बिना किसी रोक टोक के एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप एक मेंबर देश के नागरिक हैं तो आप किसी भी दूसरे मेंबर देश में बिना किसी वीजा या परमिट के टेंशन के काम कर सकते हैं या अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। गवर्नेंस, joint authorities are established to regulate competition and coordinate macroeconomic policy among the member state. इसका मतलब है इतने बड़े लेवल पर काम करने के लिए मेंबर देश मिलकर ज्वाइंट अथॉरिटीज बनाते हैं। ये अथॉरिटीज मिलकर मार्केट में कंपटीशन को रेगुलेट करती हैं और सभी देशों की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे इन्फ्लेशन या ग्रोथ से जुड़े नियम के बीच एक तालमेल बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूरोपियन यूनियन मार्केट। सिंपल वर्ड्स में कॉमन मार्केट का मतलब है कि कई देशों का मिलकर एक बड़ा देश बन जाना। यहाँ न सिर्फ सामान बिकता है बल्कि लोग, पैसा और टेक्नोलॉजी भी ऐसे घूमते हैं जैसे वो एक ही देश का हिस्सा हो। इससे सभी मेंबर देशों को तरक्की करने का बराबर मौके मिलते हैं। इकोनॉमिक यूनियन, एन इकोनॉमिक यूनियन इन्वॉल्व्स डीपर इंटीग्रेशन देन अ कॉमन मार्केट। इसका मतलब है इकोनॉमिक यूनियन यानी कि आर्थिक संघ। इकोनॉमिक यूनियन इंटीग्रेशन का वो स्टेज है जो कॉमन मार्केट से भी कहीं ज्यादा गहरा यानी डीपर होता है। इसमें देशों के बीच सिर्फ सामान और लोगों का आना जाना ही आजाद नहीं होता बल्कि उनकी पूरी की पूरी आर्थिक नीति यानी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी एक दूसरे से जुड़ जाती है। की कैरेक्टरिस्टिक्स, member countries coordinate their economic policies including fiscal and monetary policies to achieve a more unified economic structure. इसका मतलब है मेंबर देश अपनी फिस्कल पॉलिसीज जो सरकारी खर्च और टैक्स से जुड़े नियम होते हैं और मॉनेटरी पॉलिसीज जैसे पैसा और इंटरेस्ट रेट से जुड़े हुए नियम को आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि पूरे ग्रुप का एक यूनिफाइड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बन सके जिससे सबको बराबर फायदा हो। यूनिफाइड स्ट्रक्चर, कई बार इकोनॉमिक यूनियन में सारे देश मिलकर एक कॉमन करेंसी जैसे यूरो भी अपना लेते हैं और उनका एक ही सेंट्रल बैंक होता है। इससे व्यापार में एक्सचेंज रेट की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाती है। गोल, द यूरोपियन यूनियन एम्स टू फंक्शन एज अ कंप्लीट इकोनॉमिक यूनियन। इसका मतलब है यूरोपियन यूनियन का जो उद्देश्य है कि वो एक पूरी कंप्लीट इकोनॉमिक यूनियन की तरह ही काम करे। सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमिक यूनियन का मतलब है अलग देश मगर एक ही दिमाग। इसमें देश अपने घर के टैक्स और पैसे से जुड़े बड़े फिस्कल फैसले भी मिल बांट कर लेते हैं ताकि पूरा ग्रुप दुनिया में एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। ये दोस्ती का सबसे ऊंचा मकाम है। मॉनेटरी यूनियन और या मॉनेटरी इंटीग्रेशन, दिस रिप्रेजेंट्स अ हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग करेंसी। मॉनेटरी यूनियन आर्थिक एकाकीकरण यानी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का वो लेवल है जहां देश अपनी अलग अलग करेंसीज को छोड़कर एक कॉमन करेंसी को अपना लेते हैं। इसका मतलब है कि उन देशों में अब वही एक पैसा चलेगा। की कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंबर्स कंट्रीज अडॉप्ट अ
common currency giving up their national currency. This shared currency is often managed by a central monetary authority. इसका मतलब है मेंबर देश अपनी नेशनल करेंसी जैसे फ्रांस का फ्रैंक या जर्मनी का मार्क को पूरी तरह खत्म कर देते हैं और एक नई कॉमन करेंसी जैसे यूरो अपना लेते हैं। इसलिए इसलिए इससे देशों के बीच व्यापार करते वक्त एक्सचेंज रेट बदलने का डर खत्म हो जाता है। साथ ही साथ सेंट्रल अथॉरिटी, क्योंकि अब देश एक ही दे क्योंकि अब करेंसी एक ही है, इसलिए इसे कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी बनाई जाती है, जैसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। ये बैंक ही तय करता है कि कितना पैसा प्रिंट होगा और इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे। इसका मतलब है कि मेंबर देश अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज की ताकत इस सेंट्रल बैंक को दे देते हैं। सिंपल वर्ड्स में मॉनेटरी यूनियन का मतलब है अलग अलग घर मगर एक ही तिजोरी और एक ही तरह का नोट। जब देश इस लेवल पर आते हैं तो वो आपस में इतने जुड़ जाते हैं कि उनका पूरा लेन देन ही एक करेंसी में होता है। इससे टूरिज्म और ट्रेड दोनों बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि हर बार आपको पैसे बदलने की झंझट से छुटकारा मिल जाता है। यूरोप का यूरोपियन यूनियन। The European Union is a political and economic union that originated in the aftermath of World War II to foster economic cooperation and prevent conflict. इसका मतलब है यूरोपियन यूनियन सिर्फ एक व्यापार का समझौता नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। इसकी शुरुआत का किस्सा बहुत ही गहरी सीख देता है। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो यूरोप के देशों में बहुत नुकसान और नफरत थी। तब वहां के नेताओं ने ये महसूस किया कि अगर आपस में मिलकर काम करेंगे और व्यापार यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देंगे तो आगे चल के कभी ऐसी युद्ध मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। इस यूनियन को बनाने के कुछ मुख्य उद्देश्य थे, जिसमें से देशों के बीच आर्थिक सहयोग यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़े और देश एक दूसरे पर निर्भर होने की वजह से भी देशों के बीच हमेशा शांति रहे। सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमिक यूनियन दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की एक कोशिश थी। वर्ल्ड वॉर 2 की तबाही के बाद यूरोप के देशों ने सोचा कि लड़ने से बेहतर है मिलकर व्यापार करना, ताकि सबका फायदा हो और कभी जंग की नौबत ना आए। इसका इवोल्यूशन it began with the European Coal and Steel Community ECSC in 1951 and the European Economic Community EEC established by the Treaty of Rome in 1957। इसका मतलब है सबसे पहले 1951 में यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी ECSC बनी। इसका मकसद था कि कोल और स्टील जैसे जरूरी संसाधन यानी कि रिसोर्सेज पर मिलकर काम किया जाए, ताकि कोई देश अकेले जंग की तैयारी ना कर पाए। इसके बाद 1957 में एक ट्रीटी ऑफ रोम के जरिए यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC बनाई गई, जिससे व्यापार के रास्ते खुले। द Maastricht Treaty 1993 transformed the EEC into European Union, introducing European citizenship and laying the groundwork of the euro currency। इसका मतलब है ये यूरोपियन यूनियन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोड़ था। इस ट्रीटी ने EEC का नाम बदलकर यूरोपियन यूनियन कर दिया। इसने यूरोपियन सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लाया, यानी आप अपने देश के साथ साथ यूरोप के नागरिक भी हैं, और यूरो करेंसी की नींव रखी। द लिस्बन ट्रीटी 2009 further streamlined institutions and democratic governance। इसका मतलब है इस ट्रीटी ने यूरोपियन यूनियन के काम करने के तरीके को और मॉडर्न और लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक बनाया। इससे यूरोपियन यूनियन की इंस्टीट्यूशन
को ज्यादा ताकत मिली ताकि वो मिलकर तेजी से फैसला ले सके। सिंपल वर्ड्स में यूरोपियन यूनियन की शुरुआत कोयला और लोहे की साझेदारी से हुई थी ताकि देश आपस में लड़े नहीं। धीरे धीरे ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने अपना नाम बदल लिया, अपनी एक अलग नागरिकता यानी सिटीजनशिप बनाई और यहाँ तक कि अपनी एक कॉमन करेंसी यूरो भी ले आए। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा और संगठित परिवार है। Objective: The EU aims to promote peace, establish a unified economic and monetary system, combats discrimination, break down trade barriers, and encourage breakthroughs. Sorry, थॉट लिखा हुआ है। कॉमन ब्रेक थ्रू, इसका मतलब है यूरोपियन यूनियन के कुछ मेन एम थे, जैसे पीस प्रमोट करना। यूरोपियन यूनियन का सबसे पहला और सबसे बड़ा मकसद है यूरोप में हमेशा शांति बनाए रखना ताकि पुराने युद्ध जैसी स्थिति कभी दोबारा ना पैदा हो पाए। यूनिफाइड इकोनॉमिक और मॉनेटरी सिस्टम, यूरोपियन यूनियन चाहता है कि पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी एक हो जाए। इसके लिए उन्होंने एक जैसा मॉनेटरी सिस्टम और यूरो जैसी कॉमन करेंसी बनाई ताकि लेन देन में कोई मुश्किल ना हो। कॉम्बैट डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव का खात्मा, यूरोपियन यूनियन का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है भेदभाव को मिटाना। वो चाहते हैं कि हर इंसान को बराबर का हक मिले, चाहे वो किसी भी देश, जेंडर या जाति का हो। ब्रेक डाउन ट्रेड बैरियर्स, व्यापार के रुकावटों को खत्म करना। मेंबर देशों के बीच जो टैक्स या कानूनी रुकावट यानी ट्रेड बैरियर्स होते हैं उन्हें खत्म करना ताकि सामान और सर्विसेज बिना किसी रोक टोक के एक देश से दूसरे देश जा सके। एनकरेज टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज, यूरोपियन यूनियन नए नए इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हैं और वो रिसर्च में भी इन्वेस्ट करते हैं ताकि यूरोप टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे आगे रह सके। सिंपल वर्ड्स में यूरोपियन यूनियन का सपना एक ऐसा परिवार बनाना है जहां सब मिलकर शांति से रहे, जहां किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, जहां व्यापार करना आसान हो और जहां सब मिलकर नई टेक्नोलॉजी पर काम करें ताकि सबका फ्यूचर रोशन हो सके। की फीचर्स: सिंगल मार्केट फैसिलिटेट्स द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड पीपल। इसका सिंगल मार्केट यानी एक ही बाजार। यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी खूबी है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल और पीपल को बिना किसी रोक टोक के एक देश से दूसरे देश जाने की आज़ादी देते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप यूरोपियन यूनियन में हैं तो आप किसी भी मेंबर देश में नौकरी कर सकते हैं या अपना बिजनेस फैला सकते हैं जैसे आप अपने ही देश में रहकर कर रहे हो। कॉमन पॉलिसीज implements a common external tariffs on goods from non-members and harmonizes regulation to promote fair competition। इसका मतलब है कॉमन पॉलिसीज यूरोपियन यूनियन सभी मेंबर देशों के लिए एक जैसे ही नियम होते हैं, जैसे कि कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। अगर कोई बाहर का देश यानी नॉन मेंबर यूरोपियन यूनियन में सामान बेचना चाहता है तो वो उसे पूरे यूरोपियन यूनियन में एक जैसे टैक्स तो उसको उस सामान को बेचने के लिए एक जैसा टैक्स देना पड़ेगा किसी भी मेंबर कंट्री को। हार्मोनाइज रेगुलेशन, यूरोपियन यूनियन नियम बनाता है ताकि सभी देशों में फेयर कंपटीशन यानी सही मुकाबला हो सके और कोई भी कंपनी गलत फायदा ना उठा सके। गवर्नेंस, द यूरोपियन काउंसिल comprising heads of state or government establishes political priorities and directions। इसका मतलब है यूरोपियन यूनियन को चलाने के लिए एक बहुत
मजबूत सिस्टम है। इसमें सबसे मुख्य है यूरोपियन काउंसिल। इसमें सभी मेंबर देशों के बड़े नेता यानी हेड ऑफ स्टेट शामिल होते हैं। ये काउंसिल ये तय करती है कि यूरोप की पॉलिटिकल प्रायोरिटीज क्या होंगी और पूरा यूनियन किस दिशा में आगे बढ़ेगा। सिंपल वर्ड्स में यूरोपियन यूनियन एक बड़ा परिवार की तरह काम करता है। उनका मार्केट एक ही उनका मार्केट एक है जहां सबको आने जाने की आजादी है। उनके नियम एक हैं ताकि कोई भेदभाव ना हो, और उनके सबसे बड़े नेता मिलकर ये तय करते हैं कि परिवार का फ्यूचर कैसा होगा। फिर आता है नॉर्थ अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको एंड कनाडा एग्रीमेंट। इट इज साइंड ऑन November 30, 2018, the USMCA replaced the North American Free Trade Agreement (NAFTA), which had been in force since 1994. It expands upon NAFTA with updated provisions. इसका मतलब है USMCA, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि तीन बड़े देशों जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और कनाडा के बीच का एक व्यापार समझौता यानी ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके बारे में कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे कि का ये एक नाफ्टा का नया रूप है। ये समझौता 30 नवंबर 2018 को साइन किया गया था। इसने पुराने समझौते जैसे नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जगह ली है, जो 1994 से चला आ रहा था। आप कह सकते हैं कि यूएसएमसीए असल में नाफ्टा का एक मॉडर्न और बेहतर वर्जन है। इसमें कुछ अपडेटेड नियम और नए नियम भी हैं। जैसे कि नाफ्टा काफी पुराना हो गया था, इसलिए यूएसएमसीए में आज के जमाने के हिसाब से बदलाव किए गए हैं। इसमें डिजिटल ट्रेड, लेबर लॉज और एनवायरनमेंट से जुड़े नए और सख्त प्रबंध यानी प्रोविजंस शामिल किए गए हैं, ताकि तीनों देशों के बीच व्यापार और भी बेहतर हो सके। सिंपल वर्ड्स में नॉर्थ अमेरिका के तीनों पड़ोसी देशों ने मिलकर अपने पुराने दोस्ती के नियम नाफ्टा को अपडेट किया है। अब उनका नया नियम यूएसएमसीए है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और नए जमाने की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि तीनों देश की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत हो सके। की डिफरेंसेस एंड प्रोविजंस। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। टू अवॉइड टैरिफ्स, 75% of vehicles parts must be produced within the three member nations, up from 62.5% under NAFTA. Additionally, a portion of components must be made by employees earning at least $16 per hour. तो इसका मतलब है पहले नाफ्टा में सिर्फ 62.5% पार्ट्स देशों में बनाए जाते थे, पर यूएसएमसीए ने इसे बढ़ाकर 75% कर दिया। इसका मतलब है कि अगर किसी गाड़ी पर टैक्स से बचना है, तो उसका ज्यादातर हिस्सा इन्हीं तीन देशों में बनना चाहिए। साथ ही एक नियम ये भी है कि गाड़ी के कुछ पार्ट्स ऐसे वर्कर्स बनाए जिन्हें कम से कम $16 पर आवर की सैलरी मिलती हो। फिर आता है डेली एक्सेस। द एग्रीमेंट ओपन द कैनेडियन मार्केट फर्दर टू यूएस डेयरी पोल्ट्री एंड एग्स, while the US permits entry of additional Canadian dairy and peanut products. इसका मतलब है इस समझौते से कनाडा ने अपना मार्केट यूएस के डेयरी, पोल्ट्री और एग्स के लिए और ज्यादा खोल दिया। बदले में यूएस ने भी कनाडा के डेयरी और पीनट प्रोडक्ट्स को अपने यहाँ ज्यादा आने की इजाजत दी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP). USMCA strengthened up IP laws, extending copyright terms to 70 years after the creator's death. इसका मतलब है USMCA ने IP लॉज को और सख्त कर दिए हैं। अब कॉपीराइट की मुद्दत यानी टर्म को बढ़ाकर क्रिएटर की मौत के बाद 70 साल तक कर दिया है, ताकि उनका काम सेफ रहे। डिजिटल ट्रेड। A new section prevents member countries from requiring businesses to store data on servers, ensuring the free flow of data across the borders.
इसका मतलब है आज के डिजिटल जमाने के लिए एक नया सेक्शन जोड़ा गया है। ये नियम देशों को इस बात से रोकता है कि वो बिजनेसेस को अपने ही देश के सर्वर्स पर डेटा स्टोर करने के लिए मजबूर करें। इससे डेटा बॉर्डर्स के पार बिना किसी रुकावट के मूव कर सकता है। Labor and environment. It establishes independent panels to investigate labor complaints and offers funding to address environmental issues. इसका मतलब है यूएसएमसीए में मजदूर यानी लेबर और पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा गया है। इसमें अलग से पैनल बनाए गए हैं जो लेबर कंप्लेंट्स की जांच करेंगे और एनवायरनमेंट से जुड़ी परेशानियों को सुलझाने के लिए फंडिंग का भी इंतजाम करेंगे। सिंपल वर्ड्स में यूएसएमसीए सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं बल्कि ये वर्कर्स की सैलरी बढ़ाने, टेक्नोलॉजी और डेटा को आज़ाद रखने और एनवायरनमेंट को बचाने के बारे में भी है। ये पुराने नाफ्टा का एक ऐसा नया वर्जन है जो आज की डिजिटल दुनिया के हिसाब से डिजाइन किया गया है। एशिया South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). SAARC was established on December 8, 1985 with the signing of SAARC Charter in Dhaka. Its headquarters are located in Kathmandu, Nepal. इसका मतलब है SAARC की शुरुआत साउथ एशिया के देशों ने मिलकर आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए की थी। इसकी स्थापना यानी एस्टैब्लिशमेंट 8 दिसंबर 1985 को हुई थी जब ढाका बांग्लादेश में सार्क चार्टर पर साइन किया गया थे। इस संगठन का मुख्य कार्यालय यानी हेडक्वार्टर्स हमारे पड़ोसी देश नेपाल की खूबसूरत राजधानी काठमांडू में स्थित है। सार्क का मुख्य मकसद साउथ एशिया के लोगों की भलाई यानी वेलफेयर के लिए काम करना और यहाँ की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी और संस्कृति यानी कल्चर को मिलकर मजबूत बनाना है। सिंपल वर्ड्स में सार्क साउथ एशिया के पड़ोसी देशों का एक परिवार है। इसका जन्म 1985 में ढाका में हुआ था और इसका मेन ऑफिस काठमांडू में है। ये इसलिए बनाया गया था ताकि हम पड़ोसी देश मिलकर दोस्ती के साथ रहे और एक दूसरे की तरक्की में मदद करें। इसके मेंबर्स हैं द अलायंस कंप्राइजेज 8 मेंबर स्टेट्स बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका. They were the founding members and Afghanistan joined in 2007. तो सार्क में कुल 8 मेंबर्स हैं। पहले जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो 7 थे जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव्स है। और जो नया मेंबर है अफगानिस्तान वो 2007 में उसने जब साइन किया तब जाके एग्रीमेंट साइन किया और उसके बाद ज्वाइन किया। ऑब्जेक्टिव to improve the quality of life and welfare of people of South Asia, to accelerate economic growth, social progress and cultural development, to promote collective self-reliance and active collaboration in fields like science, technology and agriculture. तो इसके ऑब्जेक्टिव्स है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। सार्क का सबसे पहला मकसद है साउथ एशिया के लोगों की भलाई यानी वेलफेयर के लिए काम करना। वो चाहता है कि यहाँ के हर इंसान का लाइफस्टाइल बेहतर हो और अच्छी सुविधाएं मिले। फिर आता है एक्सेलरेट ग्रोथ, तरक्की की रफ्तार बढ़ाना। ये संगठन आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, सामाजिक प्रगति यानी सोशल प्रोग्रेस और सांस्कृतिक विकास यानी कल्चरल डेवलपमेंट पर जोर देता है। मतलब सब देश मिलकर तरक्की करे ताकि कोई पीछे ना रह जाए। उसके बाद आता है कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता। सार्क चाहता है कि साउथ एशियन देश एक दूसरे पर भरोसा करे और मिलकर आत्मनिर्भर बने। इसके लिए वो साइंस, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है और एक्टिव कोलैबोरेशन दिखाता है। सिंपल वर्ड्स में सार्क का सपना है कि हमारे पड़ोसी देशों में खुशहाली और सब मिलकर खेती, साइंस और कारोबार में एक दूसरे का हाथ बटाएं।
ताकि हमारा साउथ एशिया पूरी दुनिया में एक मजबूत और तरक्की पसंद रीजन बन जाए। प्रिंसिपल्स, मीटिंग्स ऑफ हेड, एनुअल समिट, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज responsible for monitoring, coordination and mobilization. Secretariat coordinates the implementation of SARC program. India's contribution. तो जैसा कि हम लोग प्रिंसिपल ऑर्गन से हम समझ सकते हैं कि इसमें कुछ मेन हेड्स हैं। सबसे पहला है मीटिंग ऑफ हेड। इसमें सभी मेंबर देशों के सबसे बड़े नेता हेड ऑफ स्टेट साल में एक बार मिलते हैं। इन्हें एनुअल समिट्स कहा जाता है, जहां बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीट, ये कमेटी फॉरेन सेक्रेटरीट से बनी होती है। इनका काम है सार्क के कामों की निगरानी यानी मॉनिटरिंग करना, सबके बीच तालमेल बनाना और पैसों या रिसोर्स का इंतजाम, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना। फिर आता है सेक्रेटरीट। ये सार्क का मेन ऑफिस यानी सेक्रेटरीट होता है जो काठमांडू में है। इनका काम ये देखना है कि सार्क में जो भी प्रोग्राम्स या स्कीम तय किए गए हैं वो सभी लागू हुए हैं या नहीं। फिर आता है इंडियाज कंट्रीब्यूशन। एज अ फाउंडिंग मेंबर, इंडिया हैज सपोर्टेड initiatives such as the South Asian University SAU, the launch of satellite SAS, and the establishment of COVID-19 emergency fund. तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन सार्क के फाउंडिंग मेंबर होने के नाते हमेशा से अपने पड़ोसी देशों की मदद करने की ही रही है। इंडिया के कुछ मुख्य योगदान है जिसमें साउथ एशिया यूनिवर्सिटी है, जो इंडिया ने दिल्ली में एक खास यूनिवर्सिटी बनाई जहां पे सार्क देशों के बच्चे मिलकर पढ़ाई करते हैं और एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं। फिर आता है साउथ एशिया सैटेलाइट SAS। इंडिया ने एक पूरा सैटेलाइट SAS लॉन्च किया और उसका फायदा अपने पड़ोसी देशों को बिल्कुल फ्री में दिया ताकि वहां कम्युनिकेशन और वेदर की जानकारी बेहतर हो सके। फिर आता है कोविड-19 इमरजेंसी, जो सबसे रिसेंट में था। जब पूरी दुनिया मुश्किल में थी तब इंडिया ने आगे बढ़कर सार्क देशों के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाया ताकि सब मिलकर बीमारी का सामना कर सके। सिंपल वर्ड्स में, सार्क को चलाने के लिए एक मजबूत सिस्टम है जहां बड़े नेताओं से लेकर सेक्रेटरीट तक सब मिलकर काम करते हैं और इंडिया एक बड़े भाई की तरह हमेशा टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और इमरजेंसी में अपने पड़ोसियों के हाथ थाम कर रखता है। Benefits of regional economic integration. Regional economic integration is pursued to achieve various economic, social and political goals. तो ये रीजनल इकोनॉमिक्स से हम ये समझते हैं, जब पड़ोसी देश मिलकर अपनी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को जोड़ते हैं तो उसके कुछ मुख्य फायदे मिलते हैं, जैसे कि प्रमोशन ऑफ ट्रेड इकोनॉमिक ग्रोथ। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट trade by eliminating or reduction barriers such as quotas and tariffs, thereby creating a larger or more efficient market that fosters economic activity. इसका मतलब है, इसका सबसे बड़ा मकसद व्यापार को आसान बनाना है। जब टैक्स यानी टैरिफ और कोटा जैसे रुकावटें हट जाती हैं तो एक बहुत बड़ा और बेहतर मार्केट बन जाता है जिससे देश की आर्थिक तरक्की तेज हो जाती है। Economies of scale and efficiency. By creating a larger market for goods and services, integration allows businesses to benefit from a broader consumer base and a larger production volume, leading to increased efficiency in distribution and production. इसका मतलब है, जब मार्केट बड़ा होता है तो बिजनेसेस ज्यादा सामान बना सकते हैं। ज्यादा सामान बनाने से प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है, जिससे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं, और सामान को डिस्ट्रीब्यूट करना और बनाना दोनों ही ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। Stimulating foreign direct investment (FDI). Integrated regions often attract higher levels of FDI because the prospect of a larger integrated market and reduced investment risk encourages investors to establish or expand operations. इसका मतलब है,
बाहर के निवेशक यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ऐसे रीजन में पैसा लगाना पसंद करते हैं जहां मार्केट बड़ा हो और खतरा कम हो। इंटीग्रेशन से एफडीआई बढ़ता है क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि वो एक साथ कई देशों के मार्केट तक पहुंच सकते हैं। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन integration aims to promote complementary and specialization, allowing member countries to focus on areas where they hold a competitive advantage, leading to increased competitiveness and productivity. इसका मतलब है इससे हर देश उस काम पर फोकस कर पाता है जिसमें वो सबसे अच्छा है, जैसे कि कंपैरेटिव एडवांटेज हम इसमें आराम से कर सकते हैं। इससे रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल होता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। Social and cultural exchange. Integration facilitates cultural exchange which can foster social cohesion and strengthen relationship among member countries. इसका मतलब है जब लोग और व्यापार एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो उनकी संस्कृति यानी कल्चर और विचारों का भी एक्सचेंज होता है। इससे देशों के बीच रिश्ते मजबूत होते हैं और आपसी भाईचारा बढ़ता है। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। Collaboration within an integrated region often extends to the development of shared infrastructure, including energy, communication, and transportation networks. इसका मतलब है इंटीग्रेशन की वजह से देश मिलकर बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, जैसे कि शेयर्ड एनर्जी ग्रिड, इंटरनेशनल हाईवेज और कम्युनिकेशन नेटवर्क जो सबके काम आते हैं। हार्मोनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट पॉलिसीज। Integration involves aligning regulations, standards, and policies to create a predictable, consistent business environment, eliminating trade barriers caused by differing national regulations. इसका मतलब है अलग अलग देशों के अलग अलग नियम व्यापार में रुकावट डालते हैं। इंटीग्रेशन से सारे नियम और स्टैंडर्ड्स एक जैसे यानी कि अलाइन हो जाते हैं, जिससे बिजनेस करने के लिए एक साफ और आसान माहौल मिलता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कॉर्पोरेशन। Economic interdependence often act as a catalyst for conflict resolution and diplomatic collaboration, promotion, stability and peace in the region. जब देश आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर होता है, तो उनके बीच लड़ाई होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये दोस्ती शांति बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया है। सिंपल वर्ड्स में रीजनल इंटीग्रेशन का मतलब है मिलकर रहना और मिलकर तरक्की करना। इससे न सिर्फ सामान सस्ता होता है और नौकरी बढ़ती है, बल्कि पड़ोसी देशों में दोस्ती गहरी होती है और व्यापार और पूरा रीजन दुनिया के लिए एक बड़ा व्यापारिक केंद्र यानी कि ट्रेड हब बन जाता है। फिर आता है कॉस्ट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। While the provided text focuses on the objectives and types of integration, it notes specific cost implications in the context of the United States, Mexico, and Canada agreements. USMCA, a successor of NAFTA, prices increases due to regulation. Under the USMCA, stricter requirements for automobile manufacturing, mandating that 75% of a vehicle's part is to be produced in member nations and a portion be made by employees earning at least $16 per hour, were projected to result a slight increase in automobile prices. जैसा कि नाम हमें सजेस्ट करता है, कॉस्ट बताना किसी भी रीजनल इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन का एक बड़ा असर ये होता है कि जब हम व्यापार को बेहतर बनाने के लिए नए और सख्त नियम यानी कि रेगुलेशन बनाते हैं, तो उनका असर सीधा चीजों की कीमत पे होता है। जैसे कि हम प्राइसेस इंक्रीज ड्यू टू रेगुलेशन में हम देखते हैं कि जब यूएसएमसीए और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही होती है, तब उसने ये कानून लेके आता है कि आपको अपने 75% पार्ट्स अपने ही कंट्री में, जैसे कि उन 3 देशों में ही बनानी पड़ेगी, जो है यूएस, मैक्सिको और कनाडा। पहले ये लिमिट कम थी। इसका मतलब है कि कंपनी बाहर के सस्ते देशों से प्रोडक्ट्स नहीं मंगवा सकती, जिससे उनको खर्चा यानी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। लेबर वेज रिक्वायरमेंट। एक और नया नियम ये है कि
का एक बड़ा हिस्सा उन वर्कर्स द्वारा बनाया जाना चाहिए जिन्हें कम से कम $16 पर आवर की सैलरी मिलती हो। हालांकि ये वर्कर्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कार बनाने वाली कंपनी के लिए ये खर्चा बढ़ा देता है। इसकी वजह से जो इम्पैक्ट होता है कंज्यूमर पे, इन्हीं सब सख्त नियमों की वजह से ये प्रोजेक्टेड यानी अंदाजा था कि गाड़ियों की कीमतों में थोड़ा इजाफा यानी स्लाइट इंक्रीज इन प्राइसेस होगा। अंत में जब कंपनी का खर्चा बढ़ता है तो उसका कुछ बोझ आम नागरिक यानी कंज्यूमर पर भी आता है। सिंपल वर्ड्स में, जब अच्छे काम के लिए सख्त नियम बनाते हैं जैसे कि अपने देश में ही सामान बनाना या वर्कर्स को ज्यादा सैलरी देना, तो उससे चीजों को बनाने के लिए खर्चा बढ़ जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि वही सामान मार्केट में थोड़ा महंगा मिलने लगता है। तो इंटीग्रेशन का एक एक कॉस्ट ये भी है कि लोगों को कभी कभी थोड़ी ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। तो यूनिट 4 का अगला टॉपिक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। Concept and scope. The WTO was established on January 1, 1995, replacing the General Agreement on Tariff and Trade (GATT) setup. It is considered the third pillar in post-war international economic relations alongside the World Bank and the IMF. विश्वास व्यापार संगठन WTO WTO की शुरुआत डब्ल्यूटीओ की शुरुआत 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इससे पहले दुनिया में व्यापार के लिए गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड हुआ करता था, जिसे हटाकर डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। द थर्ड पिलर दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए 3 बड़े पिलर्स माने गए, जिसमें से पहला है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, और इसमें तीसरा जो सबसे मजबूत पिलर था वो है डब्ल्यूटीओ। नेचर, इट इज अ powerful international organization designed to promote multilateral trade and administrated new global trade rules. Unlike the IMF and the World Bank, the WTO is not an agent of the United States. तो इसका मतलब है WTO एक बहुत ही ताकतवर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम है मल्टीलेटरल ट्रेड यानी कई देशों के बीच व्यापार करना, इसको बढ़ावा देना और साथ ही साथ नए ग्लोबल ट्रेड रूल्स को लागू करना। एक दिलचस्प बात यह है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तरह डब्ल्यूटीओ यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा या एजेंट नहीं है। ये एक स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट संस्था है। मेंबरशिप, its currency has 164 member nations. Oh, sorry. It currently has 164 member nations. तो इसमें अभी के समय में 164 देश इसके मेंबर्स हैं जो मिलकर ग्लोबल ट्रेड के नियम बनाते हैं या तय करते हैं। कवरेज, इट्स स्कोप इज ब्रॉड, कवरिंग ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। डब्ल्यूटीओ का स्कोप बहुत बड़ा है। ये सिर्फ सामान के व्यापार तक ही महदूद नहीं है, मतलब सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सर्विसेज जैसे बैंकिंग, आईटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जुड़े नियम भी शामिल हैं। सिंपल वर्ड्स में, डब्ल्यूटीओ दुनिया के व्यापार का रेफरी है। ये पक्का करता है कि सारे देश मिलकर सही नियमों के साथ कारोबार करें, चाहे वो सामान बेचना हो, सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो या नए इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करना हो। डब्ल्यूटीओ हर जगह नियम बनाता है ताकि दुनिया
दुनिया का व्यापार बिना किसी भेदभाव के चलता रहे। फिर आता है स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस। The WTO has a defined legal status with rules designed mutually by members. Its organizational structures includes, इसका मतलब है WTO की अपनी एक कानूनी पहचान है जो इसके नियम किसी एक देश नहीं देश ने नहीं बल्कि सभी मेंबर देशों ने मिलकर बनाए हैं। इसका संगठन यानी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। Ministerial conferences. This is the highest decision-making body possesses the authority to take decisions on all matters under any agreement covered by WTO. तो जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस है ये सबसे ऊंची बॉडी है। ये WTO की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसमें सभी मेंबर्स देशों के मिनिस्टर शामिल होते हैं। इनके पास इतनी ताकत होती है कि ये WTO के किसी भी समझौते या मामले पर आखिरी फैसला ले सकते हैं। जनरल काउंसिल. This body carries out functions during the interval between meetings of the ministerial conferences, including serving as dispute settlement body. इसका मतलब है जनरल काउंसिल मतलब रोजमर्रा के काम करने वाला काउंसिल। मिनिस्टर कॉन्फ्रेंसेस की मीटिंग तो कुछ सालों में एक बार होती है, पर उन मीटिंग्स के बीच के समय में WTO का सारा काम जनरल काउंसिल देखता है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण काम है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के रूप में काम करना, यानी अगर कोई दो देश के बीच व्यापार को लेकर कोई झगड़ा हो जाए तो ये काउंसिल उसे सुलझाता है। Secretariat. The organization is supported by a large secretariat. Voting rights. All members enjoy equal voting rights following a one country one vote system. तो ये जो सेक्रेटरीट है WTO के को टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मदद देने के लिए एक बहुत बड़ा सेक्रेटरीट होता है। ये ऑफिस की तरह काम करता है जो सारे पेपर वर्क और रिसर्च को संभालता है। फिर आता है वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स WTO की सबसे खूबसूरत बात इसका वोटिंग सिस्टम है। यहाँ पैसा या ताकत नहीं चलता, बल्कि वन कंट्री वन वोट का नियम चलता है। चाहे कोई बड़ा देश हो या छोटा देश हो, सबके वोट की कीमत बराबर होती है। सिंपल वर्ड्स में WTO का लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक परिवार की तरह है। सबसे बड़े फैसले मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में नेता लोग लेते हैं। रोज का काम जनरल काउंसिल संभालती है और पीछे से सारी मदद सेक्रेटरीट देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हर एक देश की आवाज बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। लीगल इंस्ट्रूमेंट. The WTO operates three main legal instruments: GATT, the General Agreement on Tariffs and Trade, along with associated jurisprudences; GATS, the General Agreement on Trade in Services; and TRIPS, the Agreement on Trade-related Intellectual Property Rights. तो WTO की 3 मुख्य एग्रीमेंट्स है जिसके जरिए वो पूरी दुनिया में व्यापार को रेगुलेट करता है। इसमें सबसे पहला है GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ। ये WTO का सबसे पुराना और बुनियादी हिस्सा है। इसका पूरा ध्यान सामान के व्यापार पर होता है। ये नियम बनाता है कि जब देश एक दूसरे को सामान बेचे तो टैरिफ कम से कम हो और कोई भेदभाव ना हो। इसमें पुरानी कानूनी मिसालें जैसे कि ज्यूरिस्प्रूडेंसेस भी शामिल है जो सालों से चली आ रही है। फिर आता है GATS, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। आज के जमाने में सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि सर्विसेज का भी व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। GATS उन नियमों को
का समूह है जो सर्विसेज जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, आईटी और टूरिज्म के इंटरनेशनल व्यापार को संभालता है। ये पक्का करता है कि एक देश की सर्विस प्रोवाइडर कंपनी दूसरे देश में जाकर सही ढंग से काम कर सके। फिर आता है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये एक बहुत ही आधुनिक यानी कि मॉडर्न और महत्वपूर्ण समझौता है। इसका काम है लोगों के दिमागी इजाद यानी क्रिएशन को प्रोटेक्ट करना। इसमें पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क जैसे नियम आते हैं। ये इंश्योर करता है कि अगर किसी ने कोई नई दवाई खोजी या कोई नया सॉफ्टवेयर बनाया है, तो कोई दूसरा देश उसे चुरा ना सके और उसे उसकी मेहनत का पूरा हक मिले। सिंपल वर्ड्स में डब्ल्यूटीओ के पास तीन बड़ी लॉ बुक्स हैं। पहली है गैट, सामान बेचने के लिए। दूसरी है जीएटीएस, सर्विसेज जैसे डॉक्टर या बैंक के लिए। और तीसरी है ट्रिप्स, दिमागी मेहनत यानी इन्वेंशंस और आइडियाज को सुरक्षित रखने के लिए। इन्हीं तीन किताबों के मदद से डब्ल्यूटीओ पूरी दुनिया में व्यापार को ईमानदारी और बराबरी से चलाता है। अब आते हैं फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। The primary aim of the WTO is to implement the New World Trade Agreement and establish the rule of law in international trade. Its key functions and objectives include। तो ये WTO का सबसे बड़ा काम नए वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स को लागू करना और इंटरनेशनल ट्रेड में रूल्स ऑफ लॉ, कानून का राज स्थापित करना है। इसके कुछ मुख्य लक्ष्य हैं। Removing barriers, promoting free trade by eliminating tariff and non-tariff barriers. Binding agreements, ensuring that agreements reached are binding on all member countries. पहले हम ये दो पढ़ते हैं। रिमूविंग बैरियर्स मतलब रुकावटों को हटाना। डब्ल्यूटीओ का मुख्य काम फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना है। ये कोशिश करता है कि देशों के बीच जो टैरिफ यानी टैक्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे कठिन नियम या कोटा है उन्हें खत्म किया जाए ताकि सामान आसानी से एक देश से दूसरे देश जा सके। फिर आता है बाइंडिंग एग्रीमेंट। ये मतलब मजबूत समझौते। जब डब्ल्यूटीओ में कोई फैसला या समझौता होता है तो वो सभी मेंबर देशों पर बाइंडिंग मतलब बांधा होता है। इसका मतलब है कि कोई भी देश बाद में उन नियमों से मुकर ना सके। फिर आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, expanding utilization of world economic resources in an optimum manner to boost economic growth and increase employment. Standard of living, improving the land of living for the population of globe. Development, protecting the interests of developing countries and undertaking special steps to initiate development in the poorest nation. Competition, enhancing competition among all members. तो है अब इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आर्थिक विकास। डब्ल्यूटीओ चाहता है कि दुनिया के रिसोर्सेज ऑप्टिमम मतलब सबसे बेहतर इस्तेमाल में हो। इससे न सिर्फ अर्थव्यवस्था मजबूत होती है बल्कि नए नौकरी के मौके मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीने का स्तर यानी इन सब कोशिशों की आखिरी मकसद ये है कि पूरी दुनिया के लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो। जब ट्रेड बढ़ता है और सस्ता सामान मिलता है तो आम आदमी की जिंदगी आसान हो जाती है। डेवलपमेंट, विकास पर जोर। डब्ल्यूटीओ खास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज यानी विकासशील देशों के हितों के रक्षा करता है। साथ ही जो दुनिया के सबसे गरीब देश हैं उनके विकास के लिए विदेश विशेष कदम यानी स्पेशल स्टेप्स उठाता है ताकि वो भी ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा बन सके। फिर आता है कंपटीशन, मुकाबला। डब्ल्यूटीओ मेंबर देशों के बीच सही और स्वस्थ कंपटीशन को बढ़ावा देता है। जब मार्केट में कंपटीशन होता है तो चीजें बेहतर बनती है और ग्राहकों यानी कंज्यूमर्स को फायदा होता है।
सिंपल वर्ड्स में WTO गार्डियन की तरह है, जो ये देखता है कि दुनिया में व्यापार की रुकावटें खत्म हो, गरीब देशों का नुकसान ना हो और सबको तरक्की के बराबर मौके मिले। इसका पूरा इसका सपना है कि ट्रेड के जरिए हर इंसान की जिंदगी खुशहाल हो सके। फिर आता है वर्ल्ड बैंक। Overview and origin. The World Bank is a global institution established in 1944 following the Bretton Woods Agreement. Headquartered in Washington, D.C., it operates as a group that primarily assists low and middle income countries to combat poverty. Its fundamental goal is to eradicate poverty and promote prosperity through international collaboration. इसका मतलब है वर्ल्ड बैंक की शुरुआत 1994 में ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के बाद हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में है। ये संस्था खास तौर पर उन देशों की मदद करती है जिनकी आमदनी कम या दर, दरमियानी मतलब कि लो या मिडिल इनकम है। इसका सबसे बड़ा मकसद दुनिया से गरीबी यानी पॉवर्टी को खत्म करना है और सबके लिए खुशहाली लाना है। Structure: The World Bank Group consists of 5 constituent institutions and 189 member countries. To join the World Bank Group, a country must first be a uh, member of IMF. The 5 organizations are तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कुल 189 मेंबर कंट्रीज हैं। इसकी एक दिलचस्प मतलब इसकी एक महत्वपूर्ण शर्त है कि वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए किसी भी देश को पहले IMF का मेंबर बनना जरूरी होता है। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 अलग-अलग संस्थाओं से मिलकर बनी है। सबसे पहले है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD provides loan credits and grants. International Development Association IDA provides low or no interest loans to low income countries. Note IBRDA and IDA together are collectively known as the World Bank. Multilateral Investment Guarantee Agency MIGA ensures inventors and leaders against political risk and such as wars. International Finance Corporation IFC provides investment asset management and advice to governments and companies. International Center for the Settlement of Investment Disputes between countries and investors. तो सबसे पहले है IBRD जो हमें लोन्स क्रेडिट या ग्रांट देता है। फिर आता है IDA, ये हमें प्रोवाइड करता है, ये जो सबसे गरीब देशों को बिना ब्याज मतलब बिना इंटरेस्ट के या कम ब्याज पर लोन देता है। IBRD और IDA मिलकर ही असली वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। MIGA ये इन्वेस्टर्स का इंश्योरेंस करता है ताकि उन्हें लड़ाई या पॉलिटिकल रिस्क से नुकसान ना हो। फिर आता है IFC ये प्राइवेट कंपनीज और सरकारों को इन्वेस्टमेंट का एडवाइस देता है। ICSID ये देशों और इन्वेस्टर्स के बीच होने वाले पैसों के झगड़ों को सुलझाता है। Functions and objectives. The World Bank assists developing nations by providing development loans, advice and research. Its functions include वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज को सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि सही रास्ता और रिसर्च भी देता है। इसके मुख्य काम नीचे दिए गए हैं, जैसा कि है फाइनेंशियल असिस्टेंस। It offers low interest loans, credits and grants to eligible governments to support development in sectors like health, education, infrastructure, irrigation and public administration.
फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि आर्थिक मदद, ये हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और खेती बाड़ी जैसे सेक्टर्स के लिए सस्ते लोन ग्रांट करता है। रिकंस्ट्रक्शन, इट असिस्ट नेशंस devastated by a war by providing reconstruction loans. Encourages investment, it promotes foreign investment by providing guarantees for capital investment and loans. Advisory settlement, it provides technical, monetary and economic advice to member countries for their projects. तो है सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन, मतलब दोबारा निर्माण। जो देश युद्ध की वजह से तबाह हो चुके थे उन्हें दोबारा खड़ा करने के लिए रिकंस्ट्रक्शन लोन देना। एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट, ये गारंटी देता है ताकि बाहर के पैसा यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट देशों में आए और विकास हो सके। फिर आता है एडवाइजरी सर्विसेज, मतलब सलाह देना। पैसे देने के साथ साथ ये देशों को टेक्निकल और आर्थिक सलाह मतलब एडवाइस भी देता है ताकि उनके प्रोजेक्ट्स कामयाब हो सके। सिंपल वर्ड्स में, वर्ल्ड बैंक दुनिया का एक ऐसा बड़ा बैंक है जो मुनाफा यानी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया से गरीबी हटाने के लिए काम करता है। ये गरीब देशों का हाथ थामता है, उन्हें सस्ता कर्ज देता है और मुसीबत के वक्त उन्हें दोबारा बसने में मदद करता है। अब आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। Overview and origin. The IMF was established on December 27, 1947, 1945, driven by the Bretton Woods Conference of 1944. Headquartered in Washington, D.C., it is an international organization with 189 member countries. The United Nations serves as its parent organization. इसका मतलब है IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसको हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसके विचार यानी आइडिया 1944 के ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से आया था, जहां बाहर के देश बड़े नेताओं ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मिलकर फैसला लिया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है, जैसा कि वर्ल्ड बैंक का है। इसके कुल 189 मेंबर कंट्रीज है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस UN इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये उन UN के सारे साये में काम करता है। गवर्नेंस, The IMF is led by a managing director elected for a 5-year term by the executive board. Its management structure includes a board of governors, ministerial committees, and an executive board. इसका मतलब है IMF को चलाने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज सिस्टम है, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स MD। IMF का सबसे बड़ा नेता मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। इनका चुनाव इलेक्शन मतलब एग्जीक्यूटिव द्वारा इलेक्शन करवा के किया जाता है और ये 5 साल के टर्म के लिए चुने जाते हैं। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, इसकी पूरी बॉडी 3 मुख्य हिस्सों में बनती है। जैसे सबसे पहला है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ये सबसे ऊंची बॉडी है जिसमें हर देश का एक गवर्नर होता है। फिर आता है मिनिस्ट्रियल कमेटी, ये खास कमेटीज होती हैं जो बड़े फैसलों पर सलाह देती है। फिर आखिरी में है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ये लोग रोजमर्रा के कामों और पॉलिसीज को संभालते हैं। सिंपल वर्ड्स में IMF दुनिया की अर्थव्यवस्था का डॉक्टर या वॉचमैन है। इसका काम ये देखना है कि किसी भी देश के लेन देन यानी पेमेंट में कोई बड़ी रुकावट ना आए और पूरी दुनिया का पैसा सही ढंग से चलता रहे। जहां वर्ल्ड बैंक लंबे समय के विकास यानी डेवलपमेंट पर ध्यान देता है, वही IMF तुरंत ही आर्थिक स्थिरता यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर ध्यान देता है। ऑब्जेक्टिव्स, द IMF
aims to facilitate the international trade, employment, and economic growth while ensuring stability. Its specific objectives include promoting global monetary cooperation, securing financial stability by eliminating or minimizing exchange rate instability, promoting balanced international trade, reducing poverty globally and encouraging high employment। तो सबसे पहले आईएमएफ का प्राइमरी गोल ये है कि दुनिया भर में व्यापार यानी ट्रेड आसानी से चले, लोगों को नौकरी मिले और हर देश की आर्थिक स्थिति मजबूत रहे। इसके कुछ खास उद्देश्य हैं, जैसे कि प्रमोटिंग ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन। आईएमएफ चाहता है कि दुनिया के सारे देश पैसे से जुड़े मामलों में एक दूसरे के साथ दें। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां देश मिलकर अपनी आर्थिक नीति यानी इकोनॉमिक पॉलिसीज पर चर्चा कर सके। फिर आता है सिक्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये आईएमएफ का सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये कोशिश करता है कि एक्सचेंज रेट्स जैसे कि डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो। जब एक्सचेंज रेट स्थिर मतलब स्टेबल रहते हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस करना आसान हो जाता है। फिर है प्रमोटिंग बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड। आईएमएफ चाहता है कि दुनिया का व्यापार बैलेंस हो। इसका मतलब है कि व्यापार इस तरह से बढ़े कि सभी मेंबर देशों की अर्थव्यवस्था को बराबर तरक्की करने का मौका मिले। फिर आता है रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड हाई एम्प्लॉयमेंट। आईएमएफ सिर्फ बड़े फैसले ही नहीं लेता, बल्कि इसका एक बड़ा मकसद गरीबी यानी पॉवर्टी को कम करना भी है। ये ऐसी नीतियों को बढ़ावा देता है जिन्हें देश में रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट के मौके पैदा हो और लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक हो सके। सिंपल वर्ड्स में आईएमएफ दुनिया की मनी मार्केट का रखवाला है। वो पक्का करता है कि देशों के बीच पैसे का लेन देन सही से चलता रहे, किसी देश का करेंसी अचानक गिर ना जाए और व्यापार के जरिए गरीबी कम हो सके। ये एक तरह से पूरी दुनिया की आर्थिक सेहत का ध्यान रखता है। Functions of IMF. The functions of the IMF are classified into three types. पहला है regulatory functions. Acting as a regulatory authority, it maintains a code of conduct for payment, limits on current amount transactions and exchange rate regulation. दूसरा है financial functions. It provides financial resources and assistance to member nations to tackle short and medium term balance of payment imbalances. Third है consultative functions. It acts as a hub for global cooperation and provides technical assistance and advice to members. तो IMF के कामों को इन तीन हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला है रेगुलेटरी फंक्शन यानी नियंत्रण का काम। आईएमएफ का रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी एक कंट्रोलर की तरह काम करता है। ये सभी मेंबर देशों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट यानी नियम की दर्पण बनाता है। इसका काम ये देखना है कि देश अपने एक्सचेंज रेट्स को सही रखे और इंटरनेशनल पेमेंट यानी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर कोई गलत लिमिट ना लगाए। ये पक्का करता है कि दुनिया का आर्थिक कानून मतलब इकोनॉमिक लॉ सबके लिए बराबर हो। फिर आता है फाइनेंशियल फंक्शन मतलब पैसा और मदद। जब किसी देश के पास विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो जाती है और उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाता है, तब आईएमएफ उनकी मदद को आता है। ये मेंबर देशों को शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिए पैसे देता है ताकि वो अपने आर्थिक संतुलन यानी इम्बैलेंस को
इम्बैलेंस को सुधार सके। एक एक तरह से ये मुसीबत के वक्त देशों को फाइनेंशियल ऑक्सीजन देता है। फिर है आखिरी कंसल्टेटिव फंक्शन, मतलब सलाह और मशवरा। आईएमएफ सिर्फ पैसे ही नहीं देता बल्कि ग्लोबल हब की तरह काम करता है, जहां सारे देश मिलकर कोऑपरेशन करते हैं। ये अपने देशों को टेक्निकल असिस्टेंस और एक्सपर्ट एडवाइस देता है। अगर किसी देश को अपनी टैक्स पॉलिसी सुधारनी हो या बैंकिंग सिस्टम बेहतर बनाना हो, तो आईएमएफ के एक्सपर्ट्स उन्हें रास्ता दिखाते हैं। सिंपल वर्ड्स में आईएमएफ के तीन रूप हैं। पहला, एक पुलिसमैन जो नियम चेक करता है ताकि कोई चीटिंग ना करे। दूसरा, एक बैंकर जो तब लोन देता है जब किसी देश का बीओपी खाली हो जाए। तीसरा है एक टीचर जो देशों को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने की सही सलाह देता है। अब है रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड। सर्विलेंस। द आईएमएफ monitors economies to identify potential danger zones and such as unstable debt levels or large current account deficit. दूसरा है lending. It has 300 billion in loanable funds to assist nation during financial crisis. तीसरा है structural transformation. The IMF often requires borrowers to meet specific conditions such as removing tariff barriers, tightening monetary policy, or removing price controls before granting loans. फिर आता है technical assistance. It issues publications and papers to assist local economies. तो IMF ये रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड। आईएमएफ ये पक्का करता है कि दुनिया भर के व्यापार बिना रुके चलता रहे। इसलिए वो चार मुख्य तरीकों से काम करता है। सबसे पहला है सर्विलेंस, मतलब कि निगरानी। आईएमएफ एक पहरेदार की तरह हर मेंबर देश की अर्थव्यवस्था पर नजर रखता है। वो पहले से ही डेंजर जोन्स को पहचान लेता है, ताकि जैसे कि अगर किसी देश पर कर्जा यानी डेब्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ये उनका करंट अकाउंट डेफिसिट यानी खर्चा और कमाई का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है, तो इससे वो आने वाले आर्थिक संकट फाइनेंशियल क्राइसिस से देशों को सचेत करता है। फिर आता है लेंडिंग, मतलब कर्ज देना। जब कोई देश बहुत बड़ी आर्थिक मुसीबत में फंस जाता है, तो आईएमएफ उनकी मदद के लिए आगे आता है। इसके पास लगभग $300 बिलियन का फंड है जो वो जरूरतमंद देशों को क्राइसिस के वक्त लोन के रूप में देता है, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह ना हो। फिर आता है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आईएमएफ जब किसी देश को लोन देता है तो वो बदले में कुछ शर्तें यानी कंडीशंस रखता है। तो वो कहता है कि देश को अपने अंदरूनी ढंग में बदलाव करना होगा, जैसे कि टैरिफ बैरियर्स को हटाना, मॉनेटरी पॉलिसीज को सख्त करना और प्राइस कंट्रोल यानी कीमत पर सरकारी कब्जों को खत्म करना होगा। इसका मकसद ये होता है कि वो देश दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। फिर आता है टेक्निकल असिस्टेंस, ये आखिरी है। इसमें आईएमएफ सिर्फ पैसा नहीं देता बल्कि ज्ञान यानी नॉलेज भी बढ़ाता है। यह अलग अलग पब्लिकेशंस और रिसर्च पेपर्स निकालता है, जिससे लोकल इकोनॉमीज को ये समझने में मदद मिलती है कि वो अपनी नीतियों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में आईएमएफ एक फैमिली डॉक्टर की तरह है, जो पहले
चेकअप करता है, मतलब सर्विलेंस करता है। फिर बीमारी होने पर दवाई और खर्चा देता है, यानी लेंडिंग मतलब लोन देता है। फिर उसके बाद पर साथ में ये परहेज मतलब डाइट भी बताता है कि आगे से बाहर का सस्ता खाना यानी टैरिफ बंद करो, और अपनी सेहत यानी पॉलिसी सुधारो और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करो। उसके बाद आखिर में ये हमेशा अच्छी सेहत की के लिए मैगजीन्स और टिप्स देता रहता है, यानी टेक्निकल असिस्टेंट। इसके साथ हमारा पूरा यूनिट 4 खत्म होता है। थैंक यू।